नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद का साहित्य संबंधी आलोचनात्मक दृष्टिकोण। इसमें हम जानेंगे कि साहित्य के बारे में प्रेमचंद जी किस प्रकार के विचार रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रेमचंद जी की अगर बात करें तो उनका जो आलोचनात्मक कार्य है उसमें सृजनात्मक साहित्य लेखन के साथ साथ प्रेमचंद ने अपने साहित्य संबंधी विचार भी अनेक लेखों, भाषणों और सांप्रदायिक टिप्पणियों में व्यक्त किए। उनके साहित्य संबंधी जो लेख हैं वो मुख्यतः उनकी दो पुस्तकों, कुछ विचार जो कि 1939 में प्रकाशित हुई, और साहित्य का उद्देश्य, ये कब प्रकाशित हुई, 1954 ईस्वी में, तथा फुटकल विचार विविध प्रसंग, ये इसके संपादक कौन रहे, उनके पुत्र अमृत राय जी इसके संपादक हैं, जिन्होंने विचारों को संकलित किया है। प्रेमचंद के फुटकल विचारों को संकलित किया है किसके माध्यम से, विविध प्रसंगों के माध्यम से। इन पुस्तकों में संकलित प्रेमचंद जी के विचारों के आधार पर उनके आलोचना दृष्टि की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर किन पुस्तकों को मुख्य आधार बनाया गया है उनके विचारों को जानने के लिए, एक तो है कुछ विचार और दूसरा है साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ये प्रेमचंद जी की लिखी पुस्तक है। फुटकल विचार और विविध प्रसंग, इसके संपादक कौन है, अमृत राय जी हैं। इसमें प्रेमचंद जी के जो विचार हैं वो अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। इन्हीं के माध्यम से या इन्हीं के अंतर्गत हम उनके विचारों को जानने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले सामान्य साहित्य संबंधी उनके विचारों की अगर बात करें तो प्रेमचंद ने साहित्य को अपने ढंग से परिभाषित करने की कोशिश की है। उनके अनुसार साहित्य सत्य का वाहक होता है, यानी साहित्य का मुख्य कार्य क्या है, सत्य को वहन करना, लोगों तक पहुंचाना। प्रौढ़, परिमार्जित, सुंदर और प्रभावोत्पादक भाषा में अभिव्यक्त सत्य ही साहित्य है, यानी उसमें प्रौढ़ता का गुण भी हो, वो परिमार्जित शुद्ध भी हो, सुंदर भी हो और प्रभावशाली भाषा में उस सच्चाई को अभिव्यक्ति जो दी जाती है वो क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है। साहित्य में ये गुण तब आता है जब उसमें जीवन की सच्चाइयाँ और संवेदनाएं व्यक्त होती है, यानी साहित्य सत्य की कसौटी पर कब खरा उतरता है या कब वो प्रभावशाली होता है, जब उसमें जीवन की सत्य जो अनुभूतियां हैं और संवेदनाएं हैं उनको व्यक्त किया जाए, यानी जीवन के यथार्थ से जुड़ा हुआ साहित्य ही वास्तव में सत्य साहित्य की श्रेणी में आता है। प्रेमचंद साहित्य को जीवन की आलोचना मानते हैं। उनका मानना है कि साहित्य का चाहे जो भी रूप या विधा हो, उसका उद्देश्य हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करना होता है। जो भी रूप से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, जो भी रूप या विधा हो, यानी जिस रूप में भी, चाहे वो उपन्यास है, चाहे वो कहानी है, चाहे वो रेखा चित्र है, संस्मरण है, किसी भी रूप में हमारे सामने हो, उस साहित्य का उद्देश्य क्या है, जीवन की आलोचना और उसकी व्याख्या करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। किसके द्वारा, साहित्य के द्वारा। प्रेमचंद उद्देश्य की दृष्टि से साहित्य और नीति शास्त्र को एक समान मानते हैं कि इसमें उद्देश्य क्या है, साहित्य का भी वही उद्देश्य है जो कि नीति शास्त्र का, यानी दोनों में समानता है। उनके अनुसार नीति शास्त्र तर्कों और उपदेशों के माध्यम से मानव मन और बुद्धि को प्रभावित करता है, उसी प्रकार साहित्य भी मानव मन और बुद्धि को प्रभावित करता है। प्रेमचंद के अनुसार साहित्य का उद्देश्य मनुष्य में सौंदर्य प्रेम जगाना है। प्रेमचंद सत्य से आत्मा का संबंध तीन रूप में स्वीकार करते हैं, जिज्ञासा, प्रयोजन और आनंद। जिज्ञासा यानी कुछ जानने की इच्छा, प्रयोजन यानी उद्देश्य, और आनंद जो कि जीवन का वास्तविक है, जीवन का वास्तविक रूप क्या है, आनंद है। तो इन तीनों को ही प्राप्त करना साहित्य का मुख्य उद्देश्य वो मानते हैं। यानी मानव के मन में किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा किससे शांत की जा सकती है, साहित्य से। साहित्य एक प्रमुख प्रयोजन या उद्देश्य के तहत ही लिखा जाता है और उसको पढ़कर हमें आनंद की अनुभूति हो, वही साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए। ये क्या कहते हैं कि साहित्य का विषय केवल आनंद का संबंध है,
सत्य जहाँ आनंद का स्रोत बन जाता है वहीं वह साहित्य हो जाता है। यानी जो जीवन का यथार्थ है वो जब आनंद का स्रोत हो तो वो क्या कहलाता है? साहित्य। जिज्ञासा का संबंध विचार से है, प्रयोजन का संबंध स्वार्थ बुद्धि से, यानी उद्देश्य। वो किस लिए उद्देश्य, वो क्या है? स्वार्थी भाव आ जाता है। हम अपने मान लीजिए किसी साहित्य का अध्ययन करते हैं, अगर प्रेमचंद के किसी उपन्यास का भी अध्ययन करेंगे तो उसमें हमारे मन में एक विचार आएगा कि उसमें क्या है, जिज्ञासा उत्पन्न होगी। और स्वार्थ बुद्धि कि उसको पढ़ने से मुझे आनंद आएगा या नहीं आएगा, मुझे उसका क्या लाभ होगा, वो क्या है? एक उद्देश्य बन जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि आनंद का संबंध किससे है? मनोभावों से। ये साहित्य की 3 उद्देश्य निर्धारित करते हैं और तीनों उद्देश्यों की अभिव्यक्ति ये किस प्रकार करते हैं कि जिज्ञासा का संबंध किससे है? विचार से है। प्रयोजन का संबंध स्वार्थ बुद्धि से है। आनंद का संबंध किससे है? मनोभावों से है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि साहित्य का विषय केवल क्या है? आनंद का संबंध है, यानी हमें आनंद प्राप्त करना ये साहित्य से संबंधित है, ये उसका विषय है। साहित्यकार अपने देशकाल से प्रभावित होता है। देशकाल यानी उस समय की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों से प्रभावित होता है। प्रेमचंद साहित्य को सच्चा इतिहास मानते हैं कि जो साहित्य लिखा जा रहा है वो क्या है? इतिहास है। और कैसा इतिहास? जो कि सच्चा है, सच्चाई है उसमें, क्योंकि उसमें अपने देश और काल का जैसा चित्र है वैसा कोरे इतिहास में नहीं हो सकता। मान लीजिए हम किसी भी ऐतिहासिक काल को अपनी कल्पना के द्वारा जब हम लिखते हैं तो उसमें वो सच्चाई नहीं हो सकती जैसा कि किसी साहित्य में होता है। यानी देश और काल का चित्रण वास्तविक रूप में किस में है? साहित्यकार के द्वारा लिखे गए साहित्य में होता है। केवल और केवल इतिहास में वो चीज़ें नहीं आती। कोरे यानी केवल सिर्फ, इतिहास में ऐसा नहीं होता। प्रेमचंद ने भारतीय साहित्य का आधार त्याग और उदारता को माना है। प्रेमचंद साहित्य को स्वभाव से ही कैसा मानते हैं? प्रगतिशील मानते हैं। यानी साहित्य का स्वभाव क्या है? प्रगतिशीलता से युक्त है। इस भावोत्तेजक कला का अब जमाना नहीं रहा। यानी भावों को उत्तेजित करने वाली जो कला है, साहित्य लेखन की जो कला है, उसका जमाना अब नहीं रहा। अब तो हमें उस कला की आवश्यकता है जिसमें कर्म का संदेश हो। यानी कर्म प्रधान साहित्य की अब हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे युवा वर्ग को आवश्यकता है। केवल भावनाओं से युक्त साहित्य की अब आवश्यकता नहीं, बल्कि भावना के साथ साथ कर्म होना भी आवश्यक है। कर्म की प्रधानता या कर्म का संदेश उसमें होना भी ज़रूरी है। तो ये कैसा एक सामान्य साहित्य के बारे में प्रेमचंद जी के ये विचार हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है साहित्य का आधार क्या होना चाहिए। प्रेमचंद जी ने साहित्य का आधार क्या माना है? इनका साहित्य का आधार शीर्षक एक निबंध है। ये निबंध का शीर्षक है साहित्य का आधार। इस निबंध में प्रेमचंद ने भाव को साहित्य का मुख्य आधार माना है। वे मानते हैं कि बुद्धि के लिए दर्शन है, विज्ञान है, नीति है, भावों के लिए कविता है, उपन्यास है और गद्य काव्य है। इस निबंध में प्रेमचंद ने साहित्य के सद्भावों के अंकन पर जोर दिया है। इस निबंध में प्रेमचंद ने प्रोपेगेंडा और साहित्य पर भी विचार किया है। तो ये क्या मानते हैं? तो यहाँ पर प्रचार प्रसार कैसे किया जाए इस पर भी विचार किया है। यानी साहित्य के माध्यम से विचारों को प्रचारित प्रसारित कैसे किया जाए, लोगों को प्रभावित कैसे किया जाए। प्रेमचंद के अनुसार साहित्य का रस से युक्त होना, भावोत्कर्ष से संपन्न और सत्य की ओर ले जाने वाला होना जरूरी है। यानी जब हम जिस साहित्य का अध्ययन करें वो किसी न किसी रस से युक्त हो, उसमें भावों को उत्तेजित करने का गुण हो और वो हमें किस ओर ले जाए? सत्य की ओर ले जाने वाला हो, यानी सच्चाई से रूबरू करवाने वाला साहित्य होना चाहिए। अगला जो इनका उपन्यास संबंधी विचार है, ये हम तीसरा पॉइंट बनाएंगे कि उपन्यास के बारे में उनके क्या विचार हैं। वो कहते हैं कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही क्या है? उपन्यास का मूल तत्व है। यानी वास्तव में मानव जीवन का उद्घाटन किसके माध्यम से होता है? उपन्यास के माध्यम से। प्रेमचंद कला के लिए कला के सिद्धांत पर आपत्ति नहीं करते। उनके अनुसार यह सिद्धांत मौलिक प्रवृत्तियों पर अवलंबित या आधारित होता है।
प्रेमचंद के अनुसार उपन्यासकारों को अपनी रचना के बीज आसपास की जिंदगी से ही मिलते हैं। यानी जब वो कोई उपन्यास लिखता है तो उसकी जड़ें या उसके बीज यानी उसके जो लेखन के जो मूल आधार तंतु या बिंदु है वो आसपास की जिंदगी से ही उसे मिलते हैं। इसके लिए उन्होंने चार्ल्स डिकेंस के पिकविक पेपर्स और जॉर्ज इलियट के साइलस मार्नर आदि के उदाहरण दिए हैं जो उन्होंने रचनाएं की है। प्रेमचंद की मान्यता है कि उपन्यासकार के लिए निरीक्षण शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। यानी उसमें निरीक्षण का गुण होना चाहिए, निरीक्षण की शक्ति होनी चाहिए। उपन्यासकारों को अपने उपन्यासों के लिए पुस्तकों से मसाला न लेकर जीवन से ही लेना चाहिए। पुस्तकों से मसाला लेना यानी दूसरी किताबों से नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि जीवन की वास्तविकता को ही उपन्यासों में स्थान देना चाहिए। प्रेमचंद जी मानते हैं कि उपन्यास कला में यह बात भी बड़े महत्व की है कि लेखक क्या लिखे और क्या छोड़ दे। यानी कौन कौन सी मुख्य बातें उसे अपनानी चाहिए और किन बातों को उसे छोड़ देना चाहिए। उपन्यास के विषय के बारे में वो कहते हैं कि उपन्यास में इतिहास, दर्शन, कविता, समाज, नीति, विज्ञान, पुरातत्व सभी के लिए पूर्ण स्थान वो मानते हैं। प्रेमचंद सृजन शक्ति को उपन्यास का प्रधान गुण मानते हैं। यानी उसमें लेखन की जो ताकत है वो उसके पास जो ईश्वरीय देन है सृजन शक्ति वो उसको महत्वपूर्ण मानते हैं और उसे प्रधान गुण मानते हैं। कल्पना शक्ति की प्रखरता उसके लिए आवश्यक होती है। यानी उसकी कल्पना की शक्ति भी प्रखर होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। माना कि उसमें सृजन शक्ति तो है लेकिन इसके साथ साथ कल्पना शक्ति का होना भी उतना ही आवश्यक है। प्रेमचंद के अनुसार उपन्यास की रचना शैली सजीव और प्रभावोत्पादक अवश्य होनी चाहिए कि जब वो उपन्यास की रचना करे तो उसके लिखने का जो तरीका है वो सजीवता और प्रभाव से परिपूर्ण होना चाहिए। यानी दूसरे पर प्रभाव छोड़ने वाला होना चाहिए। अगला पॉइंट ये कहते हैं कहानी के संबंध में। कहानी संबंधी अगर उनके विचारों को हम देखें तो प्रेमचंद का कहानी संबंधी विमर्श उनके 3 निबंध, जिसमें पहला है कहानी कला 1, कहानी कला 2, कहानी कला 3, ये उनके निबंध हैं और इसमें उन्होंने अपने विचारों को संकलित किया है। कहानी शब्द अर्थ की दृष्टि से स्वयं में बड़ा ही भ्रामक है। कहानी के लिए कथा, किस्सा, आख्यायिका, गल्प आदि शब्द प्रचलित है। प्रेमचंद ने इनका अलग अलग सुनिश्चित अर्थों में प्रयोग नहीं किया है। यहाँ क्या है, अर्थों में प्रयोग नहीं किया है। प्रेमचंद कहानी में सत्य और सुंदर के समन्वय की अपेक्षा करते हैं कि दोनों सत्य भी हो और सुंदर भी हो, दोनों का तालमेल, दोनों का समन्वय ही क्या है, कहानी है, जिससे कि वह आनंद देने वाली हो सके। अगर वो सत्य भी है और सुंदर है, दोनों का अच्छा तालमेल है, तो वो क्या देगी, क्या उत्पन्न करेगी, वो आनंद उत्पन्न करेगी। प्रेमचंद के अनुसार आधुनिक कहानी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तथा जीवन के यथार्थ और स्वाभाविक चित्रण को अपना लक्ष्य मानती है। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कहानी के बारे में कि कहानी सत्य और सुंदर दोनों से युक्त होना जरूरी है। प्रेमचंद कहानी को जीवन का यथार्थ चित्रण नहीं मानते। वे प्रश्न करते हैं कि अगर हम यथार्थ को हूबहू खींच कर रख दें तो उसमें कला है। यानी जैसा हमने देखा उसको हूबहू वैसे का वैसे अगर चित्रित कर दें तो क्या उसमें कला रह जाएगी, प्रश्न कर रहे हैं। प्रेमचंद ने यह भी स्वीकार किया है कि आधुनिक विधा के रूप में कहानी पश्चिम की देन है। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। प्रेमचंद ने कहानी के 2 प्रकार माने हैं, एक तो घटना प्रधान कहानी और दूसरा कौन सी कहानी है, चरित्र प्रधान कहानी। पुरानी कथा और आधुनिक उपन्यास की अगर बात करें तो कहानी के अंतर के संबंध में प्रेमचंद का विचार है कि पुरानी कथा कहानियाँ ये घटना वैचित्र्य के कारण मनोरंजक तो है पर उसमें रस की कमी है जो शिक्षित रुचि साहित्य में खोजते हैं। यानी जो पुरानी कहानियाँ हैं उनमें अगर देखें तो घटनाएं हैं, वैचित्र्य है यानी विचित्रता का समावेश किया गया है, लेकिन उन कहानियों में वो रस नहीं है जो शिक्षित युवा वर्ग को आवश्यक है, या जो शिक्षित युवा वर्ग जिसमें रुचि रखता है वो रस इसमें उसे नहीं मिलता।
अगला पॉइंट क्या है, यथार्थवाद और आदर्शवादी संबंधी उनके विचार। यहाँ पर यथार्थवाद के समानार्थी रूप में सत्य, वास्तविक, यथातथ्य आदि पदों का भी प्रयोग किया जाता है। सत्य या यथार्थ क्या है, इसे लेकर दार्शनिक जगत में बहुत ही ऊहापोह रहा है, यानी विचारों का उथल पुथल रहा है। भारतीय दार्शनिक का एक बड़ा समुदाय समस्त जगत को दृश्य पदार्थ मात्र को मिथ्या, माया, प्रपंच, इंद्रजाल आदि मानता है। इनके अनुसार सत्य केवल क्या है, ब्रह्म, जबकि जगत क्या है, मिथ्या है, ये मानते हैं, इनका मानना है। यूरोप में अगर देखें तो यूरोप के मध्ययुगीन स्कॉलेस्टिक यथार्थवादियों की धारणा थी कि केवल शाश्वत, अमूर्त और भाव जगत की वस्तुएं ही यथार्थ है, स्थूल और विशिष्ट वस्तुएं नहीं है। ये किसके विचार है, यूरोप के मध्यकालीन जो स्कोलेस्टिक यथार्थवादी है उनके ये विचार हैं। आधुनिक काल में यथार्थ संबंधी अवधारणा में थोड़ा परिवर्तन आया है। आधुनिक यथार्थवादी दर्शन जिसके प्रतिष्ठापक कौन है, देकार्त, लॉक और टॉमस रोड हैं, इनके विचार थोड़े अलग हैं। प्रेमचंद का यथार्थवाद से मिलता जुलता है। प्राकृतिकवाद जीवन दिखाई देने वाली वास्तविकता की ऊपरी सतह का ब्योरेवर तथ्यात्मक हूबहू चित्रण करता है। समाज में व्याप्त गंदगी, बीमारी, गरीबी, अत्याचार, शोषण, व्यभिचार, हर प्रकार के नैतिक पतन को प्रस्तुत करता है। प्रेमचंद ने इसी प्राकृतिकवाद को यथार्थवाद का पर्याय मानकर इसकी आलोचना की है। तो यहाँ पर यथार्थवाद से मिलता जुलता क्या है, प्राकृतिकवाद है, जिसको वो महत्व देते हैं और इसे क्या कहते हैं, यथार्थवाद का पर्याय इसको माना है और इसकी आलोचना की है। तो निष्कर्ष रूप से अगर हम देखें तो प्रेमचंद ने सृजनात्मक साहित्य लेखन के साथ साथ साहित्य के अलग अलग पक्षों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। विशेष रूप से अगर देखें तो उन्होंने साहित्य, उपन्यास और कहानी के स्वरूप और प्रकृति का विवेचन एक सजग लेखक के रूप में किया है। उनके अनुसार साहित्य अपने काल का प्रतिनिधि और जीवन की आलोचना होता है, यानी अपने काल का प्रतिनिधित्व कौन करता है, साहित्य करता है, और जीवन की आलोचना किसके माध्यम से हो सकती है, साहित्य के माध्यम से। उनके अनुसार वही साहित्य कहलाने का अधिकारी होता है जो हमारी सुरुचि को जागृत करता है, यानी हमारी अच्छी रुचि को जागृत करता है, हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ करता है तथा मनुष्य में शक्ति, गति और सुख प्रदान करता है। कठिनाइयों पर विजय पाने की दृढ़ता और सौंदर्य प्रेम पैदा करने का काम जो करता है वो क्या है, वही सत्य साहित्य है या वही वास्तविक साहित्य है। तो इस प्रकार हमने जाना कि प्रेमचंद जी के साहित्य के संबंध में, कहानी विधा के संबंध में, उपन्यास विधा के संबंध में, सामान्य साहित्य के संबंध में उनके किस प्रकार के विचार है, ये हमने उनकी पुस्तकों के आधार पर, उनके विचारों के आधार पर हमने यहाँ पर इसकी आलोचना की है। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये आप बहुत अच्छे से इसका उत्तर लिख पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।